एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर को जानने से पहले हम लोग कुछ पुराना टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो हम लोग पहले भी जानते हैं 1 2 3 4 ये सब होता है। होल नंबर जिसमें मतलब कि नेचुरल नंबर और ज़ीरो भी ऐड हो जाए। इंटीजर जो मतलब नेचुरल नंबर उसका अपोजिट मतलब निगेटिव पार्ट और ज़ीरो हो तो वो मतलब इंटीजर हो गया। फिर रेशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके और जिसमें डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हम लोग 9th क्लास में पढ़े भी थे। फिर इरेशनल नंबर ऐसा रियल नंबर जो कि रेशनल नहीं हो, मतलब कि रियल नंबर का पार्ट है जो रेशनल नहीं हो। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर हुआ ऐसा नंबर जो कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में, मतलब कि मीनिंगफुल वे, मतलब कुछ भी जो रियल नंबर जो हम लोग रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, उसको रियल नंबर बोलते हैं। इसको समझने के लिए एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे रियल नंबर ये हो गया। रियल नंबर दो पार्ट में बढ़ता है, इरेशनल और रेशनल। रेशनल का और सब पार्ट करेंगे, उसको और तोड़ेंगे तो इंटीजर आएगा। इंटीजर के बाद इंटीजर को भी और पार्ट में तोड़ेंगे तो होल नंबर आएगा, और उसको और पार्ट में तोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो और इसके बाद अब हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो कि जिसका दो ही कॉमन फैक्टर होता है, या तो खुद, नहीं तो वन। मतलब या तो वो वन से डिवाइड होगा, नहीं तो खुद से डिवाइड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इसमें ये ध्यान देना है कि नेचुरल नंबर के बारे में ही बोला गया है, मतलब कि नेचुरल नंबर ही जो या तो वन से डिवाइड हो, नहीं तो क्या बोलते हैं खुद से डिवाइड हो। इसमें होल नंबर या फिर इंटीजर ये सब को नहीं दिया गया है। फिर कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसका मतलब दो से ज़्यादा मोस्टली जो मतलब डिवाइड हो पाए, उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। मतलब कि नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर को हटा दे तो कंपोजिट नंबर आ जाता है। अब इसमें ये नोट ध्यान देना है कि वन को ना ही हम लोग प्राइम बोलते हैं, ना ही हम लोग उसको कंपोजिट बोलते हैं। इसके बाद है हम लोग को कोप्राइम पढ़ना है। तो कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम एक ऐसा नंबर होता है जो कि जिसका HCF 1 हो, मतलब कि उसका जो कॉमन फैक्टर हो, वो दो नंबर का जो कॉमन फैक्टर हो 1 हो, 1 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं हो जिससे वो नंबर जो हो डिवाइड हो पाए। जैसे 4 और 9 हो सकता है, फिर 11 और 6 हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी उसको कोप्राइम बोलेंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है कि एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर विल ऑलवेज बी अ को प्राइम। मतलब कि अगर आप 3 4 ले लो, 4 5 ले लो, 6 7 ले लो, ऐसे करके कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे तो वो हमेशा को प्राइम ही रहेगा। और उसके अगला एड ऑन पॉइंट है कि दो प्राइम नंबर भी अगर हम ले लें, कोई भी, चाहे मतलब नज़दीक, मतलब कि ऐसा प्राइम नंबर जैसे 2 3 हो गया, 2 5 हो गया, तो ये सब भी हमेशा को प्राइम ही होता है। तो इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में कहा जाता है कि एक ऐसा नॉन ज़ीरो इंटीजर बी ले लो जो कि एक इंटीजर ए को डिवाइड कर पाए, ओनली इफ़ जब एक इंटीजर क्यू एग्जिस्ट करता हो जिसमें ए जो हो बी क्यू के बराबर हो। मतलब कि ए डिविडेंट हो, ए को मतलब जैसे ए को डिवाइड करना है, बी जो हो डिवाइजर हो, मतलब बी से डिवाइड करना है, और क्यू जो हो कोशिएंट हो। ऐसा फॉर्म में रहेगा तभी मतलब कि कोई एक नंबर ए जो है बी से डिवाइड हो पाएगा। इसका एग्जांपल के लिए जैसे 5 को अगर हमको 35 को डिवाइड करना है, 35 को मान लो हम ए ले लिए और 5 एज अ बी आ रहा है, बी मतलब कि 5 से हमको 35 को डिवाइड करना है, तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर 7 है जिसकी वजह से हम लोग 35 को जो है 5 से डिवाइड कर पा रहे हैं। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं टफ। उसके बाद है लेमा। लेमा होता है एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट, जो कि प्रूव किया जाता है दूसरे, जिसका यूज़ करके हम लोग दूसरे स्टेटमेंट या थ्योरम को प्रूव कर सकें। मतलब कि कोई ऐसा ट्रुथ या फिर फैक्ट जिससे हम लोग दूसरे फैक्ट को कंफर्म कर पाए, श्योर कर पाए। इस तरह से समझ सकते हैं। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका स्टेटमेंट है कि लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई ए और बी जो पॉजिटिव इंटीजर हो, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब अगर ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है और वहाँ पे दो यूनिक इंटीजर क्यू और आर भी है, सच दैट ए जो हो बी क्यू प्लस आर के बराबर हो, जहाँ पे आर जो हो, आर हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा और ज़ीरो से बड़ा या इक्वल होगा, और बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है। और अगर बी जो है, बी पूरा डिवाइड हो जाता है ए से, मतलब कि ए जो है अच्छे, मतलब कि ए टोटली डिवाइड कर देता है बी को, तब हमेशा आर, उस केस में आर ज़ीरो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए जो हम लोग ऊपर पढ़े थे,
यहाँ पे 5 जो है 35 को डिवाइड कर दे रहा है, तो यहाँ पे r का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो वही ये कह रहा है, इसको ईजिली याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ कुछ स्टूडेंट इस फॉर्म में जानते हैं और कुछ इस फॉर्म में, मोस्टली इसी फॉर्म में जानते हैं, तो इसलिए ए डिवाइड तब हो जाएगा जब मतलब बी ए को डिवाइड कर पाए, कोई एक क्वेश्चन क्यू होगा और आर एक रिमाइंडर आएगा। आर 0 भी हो सकता है अगर बी जो हो ए को टोटली डिवाइड कर पाए। इसको अगले फॉर्म में, जैसे ये पुराना फॉर्मूला है जो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें एक नोट हम लोग को याद करना चाहिए कि इन डिवीजन लेमा क्यू और आर में भी 0 बट आर इज ऑलवेज लेस देन बी। मतलब ये जो हम पहले बोले कि जैसे एक एग्जांपल के लिए ही अब समझ लेते हैं कि जैसे 37 है, ठीक है, उसको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 7 जा 35, 2 बच रहे हैं, तो 2 जो है 5 से हमेशा छोटा है। अब 2 जो है हमेशा 5 से छोटा है, और कभी भी ये वाला जो वैल्यू हो इससे छोटा ही होना चाहिए। अगर बड़ा हुआ तो क्या होगा, 1 टाइम और करके फिर वो और कर सकता है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो छोटा हो, तो ये छोटा होना मतलब छोटा होना तय है, छोटा होना ही चाहिए। पोर्शन तो हो गया है, अब उसको एग्जांपल से समझते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो एग्जाम बोर्ड ये सब में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज एन इंटीजर। मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो हमेशा 4q+1 या 4q+3 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसको ये प्रूफ को सॉल्व करने के लिए, जैसे मान ली एक कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, और 4 को ले रहे हैं एज अ डिवाइजर, ठीक। अब हम लोग एक वैसे लिख सकते हैं, इक्वलेट हम लोग पीछे पढ़े ही हैं, ए इज इक्वल टू 4q+r, ठीक है, जहाँ पे r जो होगा 0 से 4 के बीच में लाई करेगा। पीछे जो हम लोग डिवीजन लेमा पढ़े हैं इक्वलेट का, उसके थ्रू हम ये लिख सकते हैं। अब वैल्यू r का पुट करते जाते हैं। अब r का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 0 से 4 तक होगा, लेकिन 4 नहीं होगा, ठीक है। तो r का वैल्यू जैसे हम लोग 1 डालेंगे तो a इज इक्वल टू 4q एक बनेगा, 1 डालेंगे तो 4q+1 बनेगा, फिर 2 डालेंगे तो 4q+3, और 3 डालेंगे तो 4q+3 बनेगा। अब बेसिक नॉलेज हम लोग का यही कहता है कि जो इक्वेशन 1 है चाहे इक्वेशन जो 3 है, ये तो इवन होगा, तो इसके बारे में तो बात करना ही नहीं है। तो और ए जो है ऑड है, तो वो हमेशा या तो 4q+3 के फॉर्म में बनेगा या नहीं तो 4q+1 के फॉर्म में बनेगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 5q+1 के ही फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन इसमें देखते हैं कि लेट x भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं जो कि 5q+1 के फॉर्म में है। मतलब कहा भी है कि कोई भी 5q+1 टाइप का जो इंटीजर होगा उसका स्क्वायर जो होगा 5q+1 के ही फॉर्म में होगा। तो ठीक है, उस अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो x का जो वैल्यू है, x मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 5q+1 के फॉर्म में है, ठीक। अब दोनों साइड को जब स्क्वायर करेंगे तो x² इज इक्वल टू 5 का a² + b² + 2a भी होता है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्म, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग 25q² + 10q+1 के फॉर्म में होगा। फिर अब मान लेते हैं कि m का जो वैल्यू इसमें मतलब कि जैसे एक स्टेप स्किप करके लिखा हुआ है, तो बीच में क्या होगा, जैसे 25² है प्लस 25q² + 10q + 1 के फॉर्म में है। तो इसमें जैसे हम लोग q को कॉमन ले लिए, 5 को कॉमन ले लिए, 5q कॉमन ले लिए, ठीक है। तो क्या बचेगा, 5q + 2 बचेगा प्लस 1 बचेगा इधर। इसको ऐसे ऐसे तोड़ा जा रहा है और मान लिया जा रहा है कि ये जो पोर्शन है q × 5q + 2 ये वाला m के बराबर है, ठीक है। तो x² का क्या हो गया, 5m + 1 हो गया। मतलब वो यही प्रूफ कर रहा है कि कोई भी नंबर जैसे 5q + 1 होगा वो उसका स्क्वायर भी उसी फॉर्म का होगा। बस ये सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में कह रहा है सो दैट 1 and only 1 आउट ऑफ n + 2 and n + 4 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एट अ टाइम, मतलब कोई एक पर्टिकुलर केस मान लो अगर तुम ले रहे हो, तो उस केस में यही होना चाहिए कि n + 2 n + 4 तीनों में से कोई एक ही 3 को डिवाइड कर पाए, मतलब 3 से डिवाइड हो जाए और बाकी 2 नहीं हो पाए। तो इसका सॉल्यूशन में जैसे n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हम लोग ले लिए हैं, ठीक है, जो कि 3q + r के फॉर्म में, ठीक है। और r जो होगा हमेशा हम लोग डिवीजन लेमा पढ़े हैं तो उसमें लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग 0 से
3 के बीच में लाई करेगा। अब केस 1 ले लेते हैं जिसमें r का वैल्यू 0 ले रहे हैं। r का वैल्यू 0 लेंगे तो 3 क्यूब n इज इक्वल टू 3 क्यूब होगा जो कि डिविजिबल होगा 3 से। और बाकी जो दो केस होगा जो यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि n+2 होगा 3 क्यूब प्लस 2 जो कि रिमाइंडर 2 जिसमें 2 रिमाइंडर बच जाएगा जो कि मतलब कि डिवाइड नहीं हो पाएगा 3 से टोटली। फिर n3+4 में ये तो कॉमन आ जाएगा 3 क्यू प्लस मतलब 3 इंटू क्यू प्लस 1 हो जाएगा और एक रिमाइंडर आ जाएगा तो n+4 भी नहीं डिविजिबल होगा। तो केस 1 में तो यही एक प्रूफ हो एक टाइम हो गया प्रूफ कि सिर्फ n जो होगा 3 n डिविजिबल है 3 से, बाकी n+2 और n+4 जो है डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक है, अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 में है कि जब r का वैल्यू 1 ले लेंगे तो n का वैल्यू 3 क्यू प्लस 1 होगा, ये नहीं डिवाइड कर पाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू था n+2 था तो यहाँ पे मतलब कि 3 क्यू प्लस 2 और प्लस 1 जो r का वैल्यू लिए हैं वो भी, तो 3 क्यू प्लस 3 हो गया तो ये जो है डिविजिबल हो जाएगा 3 से। और n+4 जो होगा 3 क्यू प्लस 5 वही फिर 3 को निकाल करके और 2 रिमाइंडर बचेगा तो ये भी नहीं डिविजिबल होगा। तो इस केस में बस n+2 जो है वही डिविजिबल है 3 से, बाकी n और n+4 नहीं है डिविजिबल। सिमिलरली केस 3 में जाते हैं तो इसमें r का वैल्यू जब हम लोग 2 ले रहे हैं तो n इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, n+2 3 क्यू प्लस 4 हो जाएगा, ये भी नहीं डिविजिबल है। n+4 जो होगा वो 3 क्यू प्लस 6 हो जाएगा तो ये 3 क्यू प्लस 3 2 हो जाएगा, 3 2 6 तो मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। तो मतलब ये वाला जो केस है थर्ड वाला वो डिवाइड कर पाएगा, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसमें सिर्फ n+4 जो है वो डिविजिबल है 3 से, बाकी n और n+2 जो है वो डिविजिबल नहीं है। तो इससे ही हम लोग ये प्रूव कर लेते हैं कि मतलब एट अ टाइम n+2 n और n+4 में सिर्फ एक ही डिविजिबल है 3 से। एक ये ठीक क्वेश्चन है पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो एक ये अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको डिस्कस करते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। इसमें है कि x को भी कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो इट पहले भी ऐसा कुछ प्रूफ हम लोग किए हुए हैं कि या तो वो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। अब इसमें केस 1 ले लेते हैं जब x का वैल्यू 3q होगा तो x क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3q का क्यूब जो कि होगा 27q क्यूब जो कि होगा 9 इंटू 3q क्यूब, और लेट कर लेते हैं कि 3q क्यूब जो है m के बराबर है तो 9m के बराबर हो गया। ये केस 2 में ले रहे हैं जैसे x का वैल्यू 3q प्लस 1 तो x क्यूब जो हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब तोड़ेंगे उसको तो क्यूब तोड़ेंगे तो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 हो जाएगा। और x क्यूब का वैल्यू जो है 9q और मतलब जैसे इसमें कॉमन ले लेंगे तो 9q बाहर और 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 ये हो गया प्लस 1 हो जाएगा। तो और x का वैल्यू अगर मान ली x क्यूब का वैल्यू 9m के बराबर यहाँ पे हो जाएगा जिसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग m मान लेंगे तब। ठीक है, फिर केस 3 है कि x का वैल्यू जो है 3q प्लस 2 ले रहे हैं तो x क्यूब हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब उसको क्यूब रूट खोलेंगे, उसके बाद 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9q कॉमन ले लेंगे इन तीनों में से तो 9q कॉमन, उसके बाद 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 हो जाएगा और ये जो 8 था वो 8 रहेगा। अब इस वैल्यू को अगर m ले लेंगे तो फिर से x क्यूब का वैल्यू जो होगा 9m प्लस 8 हो जाएगा। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि x क्यूब जो होगा या तो 9m होगा या फिर 9m प्लस 1 होगा, नहीं तो 9m प्लस 8 के ही फॉर्म में होगा। आज के डिस्कशन के बाद अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आप सॉल्व प्रैक्टिस प्रोग्रेस अपना चेक करने के लिए देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, और इसका जो आंसर होगा पिन कमेंट में दे दें।